और शायद फिर मेरा पति भी मुझे कोई प्यार का नाम दे, जैसे कि हनी, सोना, बाबू, बेबी। सिम्मी अपने धुन में बोले जा रही थी, लेकिन दूसरी तरफ अक्षय का गुस्से से बुरा हाल हो चुका था। अक्षय ने गुस्से में कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना ली थी। अक्षय अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, लेकिन सबके सामने अक्षय सिम्मी से कुछ कह भी नहीं सकता था, क्योंकि अक्षय अगर कुछ भी करता तो बिना वजह सिम्मी पर ही सभी लोग उंगली उठा देते। इसीलिए अक्षय सिम्मी से कुछ नहीं कहता, क्योंकि अक्षय को भी सिम्मी की इज्जत का पूरा ख्याल था। अब अक्षय से गुस्से में वहां से चला जाता है। अक्षय के जाने के बाद सिम्मी अंदर मुस्कुराने लगती है। अब आगे। अक्षय के वहां से जाने के बाद सिम्मी मुस्कुराते हुए अपने मन में कहती है, कहाँ तक भागोगे सर? मैंने भी अगर आपके मुंह से ही पूरे होश में आपका इश्क कबूल ना कर दिया तो मेरा नाम भी सिम्मी नहीं। बहुत जल्द आप अपने मुंह से कबूल करेंगे कि आप मुझसे प्यार करते हैं, और प्यार से ही आप मुझे गुलाबो भी कहते हैं। दूसरी तरफ मोंटी रिरी रिंकी के बराबर में बैठे हुए रिंकी की मेहंदी को बहुत ही ध्यान से देख रहा था, और तभी मेहंदी आर्टिस्ट रिंकी से भी पूछता है, मैं आपके हाथ पर क्या नाम लिखना है? रिंकी शर्माकर मोंटी की तरफ देखती है और फिर मेहंदी आर्टिस्ट की तरफ देखकर शर्माते हुए कहती है, मोंटी आप मेरे हाथ पर मोंटी लिखिए। और फिर मेहंदी आर्टिस्ट रिंकी के हाथों पर मोंटी का नाम लिख देती है। मोंटी का नाम लिखते ही रिंकी के हाथों की मेहंदी भी कंप्लीट हो जाती है, और तभी मोंटी अपने हाथ को आगे बढ़ते हुए कहता है, अगर मेरी जान के हाथों पर मेरा नाम लिखा है तो मेरे हाथों पर भी मेरी जान का नाम लिखो। रिंकी हैरानी से मुस्कुराते हुए मोंटी की तरफ देखने लगती है, क्योंकि रिंकी को बहुत खुशी हुई थी। इस तरह से मोंटी को अपने हाथों पर उसका नाम लिखवाते हुए, और मेहंदी आर्टिस्ट मोंटी के हाथ पर बड़ी ही खूबसूरती से रिंकी की लिख देता है। दूसरी तरफ चाहत की भी मेहंदी कंप्लीट हो गई थी, और अब मेहंदी में सिर्फ नाम लिखना ही बाकी रह गया था। इसीलिए मेहंदी आर्टिस्ट फिर से चाहत से कहता है, मैडम अगर आप कोई नाम नहीं लिखवाना चाहती तो फिर मैं आपकी इस जगह को मेहंदी के किसी डिजाइन से ही फिल कर देता हूं। आप मुझे बता दीजिए कि आपको सच में कोई नाम नहीं लिखवाना। चाहत मुस्कुराते हुए कहती है, अरे मैं तो मजाक कर रही थी। आप मेरे हाथ पर मेरे हस्बैंड का नाम यानी कि अर्जुन लिख दीजिए। मानती हूं कि उनकी नाक पर हमेशा गुस्सा रखा रहता है, थोड़े खड़ूस टाइप के हैं और नाक चढ़े भी हैं, लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं। चाहत की बात सुनकर मेहंदी आर्टिस्ट मुस्कुराते हुए अपनी गर्दन ना में ही हिलता है, और फिर चाहत के हाथों पर बहुत ही खूबसूरती से अर्जुन लिख देता है। और इसी तरह से मेहंदी का फंक्शन खत्म हो जाता है, और रात में संगीत का फंक्शन रखा जाता है। ज्यादातर सभी औरतों के हाथों पर मेहंदी लगी हुई थी, लेकिन मेहंदी अब सूख चुकी थी। इसीलिए सभी औरतें मेहंदी वाले हाथों से ही डांस कर रही थी और संगीत के फंक्शन को खूब एंजॉय भी कर रही थी। चाहत अपनी नज़र चारों तरफ घुमाकर अर्जुन को देखने लगती है, लेकिन पूरे फंक्शन में चाहत को अर्जुन कहीं भी दिखाई नहीं देता, और अब चाहत को भी थोड़ी सी टेंशन होने लगती है, क्योंकि मेहंदी के फंक्शन के टाइम तो चाहत ने अर्जुन को देखा था, लेकिन संगीत में कहीं भी अर्जुन दिखाई नहीं दे रहा था, और चाहत की तरसती निगाहों को अर्जुन का दीदार करना था। चाहत मोंटी के पास जाती है, जो कि रिंकी के साथ खड़े होकर उसे फ्रूट्स खिला रहा था। रिंकी मोंटी से अर्जुन के बारे में पूछती है, तो मोंटी कहता है, भैया शायद अपने कमरे में होंगे, क्योंकि भैया को ऐसे शोर शराब और इस तरह की पार्टी बिल्कुल पसंद नहीं है। चाहत ने भी अर्जुन के साथ 4 साल काम किया था, तो चाहत को भी अच्छे से पता था कि अर्जुन को पार्टी म्यूजिक वगैरह ज्यादा पसंद नहीं है। इसीलिए चाहत भी मोंटी की बात को अच्छे से समझ रही थी। चाहत आगे कुछ नहीं कहती और अपनी मेहंदी को देखते हुए कैमरे की तरफ चली जाती है। हालांकि मेहंदी सूख चुकी थी और अब चाहत को मेहंदी थी, इसीलिए चाहत अपने कमरे की तरफ जा रही थी, और साथ में चाहत अर्जुन को भी देखना चाहती थी। चाहत के कमरे का दरवाजा खोलती है और अंदर चली जाती है। चाहत अपनी नजरें घूमकर चारों तरफ देखते हैं, लेकिन चाहत को अर्जुन कहीं भी दिखाई नहीं देता। चाहत कमरे के थोड़ा और अंदर जाती है और बालकनी की तरफ देखती है, तो अर्जुन बालकनी में खड़ा था। अर्जुन ने इस वक्त शर्ट नहीं पहन रखी थी।
एक लोअर पहनकर खड़ा हुआ था। चाहत अर्जुन को देखते हैं, लेकिन अर्जुन के पास नहीं जाती और वॉशरूम की तरफ चली जाती है। चाहत अपनी मेहंदी को धोने के बाद अपने चेहरे पर भी पानी डालती है और अपने चेहरे और हाथ पैरों को अच्छे से धुलकर कमरे से बाहर आती है। चेहरा धोने की वजह से चाहत के कुछ बाल भी गीले हो गए थे, जिसे हल्का हल्का पानी टपक रहा था। अर्जुन को भी इस बात का एहसास हो गया था कि चाहत अभी अभी कमरे में आई है और वॉशरूम में चली गई है, और अर्जुन अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अब अर्जुन के सब्र का बांध टूट जाता है और अर्जुन गुस्से में अंदर आता है। चाहत टॉवल से अपने चेहरे को पोंछ रही थी कि अचानक से अर्जुन का हमला होता है और अर्जुन चाहत की बाजू को पकड़कर चाहत को दीवार से लगा देता है और बिना कोई वार्निंग दिए चाहत के होठों पर टूट पड़ता है। अचानक हुए हमले के लिए चाहत बिल्कुल तैयार नहीं थी। चाहत अभी तक सदमे में थी कि क्या हुआ, लेकिन जब चाहत को अपने होठों पर दर्द महसूस होता है तो चाहत अपने सदमे से बाहर आती है और चाहत को एहसास होता है कि अर्जुन ने चाहत के दोनों हाथों को पकड़कर दीवार से लगा दिया है और अर्जुन चाहत के होठों को बहुत ही फोर्सफुली चूम रहा है। अर्जुन चाहत के निचले होठ को अपने होठों के बीच दबाकर उसे शक कर रहा था और कभी चाहत के ऊपर वाले होंठ को अपने होठों में लेकर सब कह रहा था। अर्जुन बहुत ही पैशन के साथ चाहत के होठों को स्मूच कर रहा था। अर्जुन अब चाहत के एक हाथ को छोड़कर चाहत के पेट को टटोलना लगता है, क्योंकि अर्जुन को तालाब उठी थी। चाहत के होठों को चूमने की और चाहत के पेट को अपने हाथों से छूने की अर्जुन कब से चाहत को देख रहा था और अर्जुन के दिल में एक कसक उठ रही थी। चाहत को अपनी बाहों में भरने की और उसके पेट को अपने हाथों से छूने की। लेकिन दूसरी तरफ चाहत अर्जुन के सीने पर हाथ रखकर अर्जुन को खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अर्जुन था कि चाहत से 1 इंच भी दूर नहीं हो रहा था और अब चाहत को अपनी सांस भारी महसूस हो रही थी। अब चाहत से जब अपनी सांस से कंट्रोल नहीं होती, क्योंकि अर्जुन चाहत को सांस लेने का भी मौका नहीं दे रहा था। चाहत अपने बालों में लगी पिन को निकलती है और अर्जुन की बाजू में घुसा देता है। अर्जुन को जब अपने हाथ में दर्द होता है तो अर्जुन एक पल के लिए चाहत से दूर हो जाता है और इसी का फायदा उठाकर चाहत अर्जुन के सीने पर हाथ रखकर अर्जुन को खुद से दूर धक्का दे देती है। धक्का देने से अर्जुन 2 कदम पीछे हो जाता है और चाहत गहरी गहरी सांस लेने लगती है। चाहत को अर्जुन का ऐसा बिहेवियर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, लेकिन चाहत अर्जुन से कुछ नहीं कहती। बस गुस्से में अर्जुन को देखकर वहां से बाहर जाने लगती है। लेकिन तभी अर्जुन की भारी आवाज चाहत के कानों में पड़ती है। बहुत ही छोटा जख्म दिया है तुमने मुझे, इससे भी कहीं गुना बड़े जख्म झेले हैं। मैंने इस जख्म को भी बड़ा कर सकता हूं, मैं देखना चाहोगी। अर्जुन की बात सुनकर चाहत की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं और चाहत एकदम से पलटकर अर्जुन की तरफ देखती है तो चाहत की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है, क्योंकि अर्जुन के हाथ में एक बहुत ही बड़ा खंजर था और अर्जुन चाहत के लिए जख्म को और भी ज्यादा गहरा कर रहा था और अर्जुन की बाजू से काफी खून भी बहने लगा था। चाहत जल्दी से अपने कदम अर्जुन की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन तभी अर्जुन अपना हाथ दिखाते हुए चाहत को वहीं रोक देता है और फिर अपनी एक उंगली चाहत की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है, मुझे जख्म देना चाहती थी ना, लेकिन तुमने बहुत छोटा जख्म दिया था। देखो मैंने तुम्हारे दिए जख्म को बड़ा कर दिया है। अब तो तुम खुश होना बीवी। अर्जुन के हाथ से खून बह रहा था और अर्जुन के हाथ से बहते हुए खून को देखकर चाहत की आंखों में आंसू आ गए थे और चाहत अपना सरना में हिलाते हुए कुछ कहने वाली होती है, लेकिन तभी अर्जुन फिर से चाहत को बोलने से मना करते हुए कहता है, नहीं बीवी, अब और झूठ नहीं। आज हमारे बीच में कोई बातें नहीं होगी। आज तुम मेरी बनोगी। आज मैं तुमसे अपने पति होने का हक लूंगा। आज तुम्हें मुझे बिस्तर पर खुश करना होगा। आज मुझे अपनी बीवी मेरे बिस्तर पर चाहिए। अर्जुन के हाथों से बह रहे खून को देखकर चाहत मैं अपनी गर्दन हिलने ही वाली थी कि तभी चाहत की नजर अपने हाथ पर बंधे शगुन के धागे पर जाती है। अब चाहत शगुन के धागे को देखकर बुआ जी की बातों को याद करने लगती है। बुआ जी ने अर्जुन के साथ शारीरिक संबंध बनाने से मना किया था। बुआ जी ने कहा था कि जब तक शगुन का धागा चाहत की कलाई पर बढ़ा हुआ है, चाहत अपने पति के करीब नहीं जा सकती।
इसीलिए चाहत अर्जुन को समझाते हुए कहती है, जैसा आप चाहते हैं वैसा अभी नहीं हो सकता। बुआ जी ने मेरे हाथों में शगुन का धागा बांधा है, और जब तक मेरे हाथों में शगुन का धागा है हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता। लेकिन बस 2 दिन की बात है। 2 दिन के बाद मैं आपको मना नहीं करूंगी। आप ये पागलपन मत कीजिए और चाकू फेंक दीजिए। चाहत की बात सुनकर अर्जुन अपने चेहरे पर एक कड़वाहट भरी मुस्कान लाए हुए कहता है, बहन तो बहुत अच्छा और बहुत जल्दी सोच लिया तुमने मुझसे दूर जाने का, लेकिन आज तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलेगा। आज मुझे जो चाहिए वह मैं लेकर रहूंगा। बाय हुक बाय क्रोक। अर्जुन आज पूरी तरह से सनकी लग रहा था। चाहत आज पहली बार अर्जुन का पागलपन देख रही थी। चाहत ने आज तक सिर्फ पिक्चरों में या फिर स्टोरी में ही सनकी इंसानों के बारे में सुना था, लेकिन आज पहली बार अपने सामने किसी सनकी इंसान को देख रही थी। और अर्जुन के इस पागलपन से चाहत को डर भी लग रहा था। चाहत अपने डर को कंट्रोल करते हुए एक बार फिर से अर्जुन को समझने की कोशिश करते हुए कहती है, सर मैं कोई बहाना नहीं बना रही हूं। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आप रुकिए, मैं बुआ जी को बुलाकर लेकर आता हूं। इतना बोलकर चाहत बाहर जाने के लिए अपना एक कदम ही बढ़ती है कि तभी अर्जुन की कोल्ड आवाज चाहत को सुनाई देती है, अगर एक भी कदम आगे बढ़ाया तो अच्छा नहीं होगा। बीवी, बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। अर्जुन अपने कदम चाहत की तरफ बढ़ा देता है और चाहत की बाजू को पकड़कर अर्जुन चाहत को अपनी तरफ खींचता है। चाहत एकदम से अर्जुन के सीने से जा लगती है। अर्जुन चाहत की कमर में हाथ डालकर चाहत को खुद से बिल्कुल चिपक लेता है। अर्जुन और चाहत के बीच में हवा तक गुजरने की जगह नहीं थी। अर्जुन चाहत के एक हाथ को पकड़कर उसकी कमर की तरफ मोड़ते हुए गुस्से में कहता है, तुम हमेशा मुझसे दूर क्यों भागती हो? मेरा करीब आना तुम्हें इतना बुरा क्यों लगता है? क्यों मेरे छूने से तुम्हें इतनी प्रॉब्लम होती है? कहीं ऐसा तो नहीं जिसकी वजह से तो मुझे धोखा देकर किसी और से शादी कर रही थी? कौन था वो? क्या वो तुम्हारा पुराना आशिक था, बॉयफ्रेंड था तुम्हारा? अर्जुन की बातें तो चाहत के कर के ऊपर से जा रही थी और चाहत को अपने हाथ में भी बहुत दर्द हो रहा था। चाहत अर्जुन की बाहों में झटपटाते हुए कहती है, क्या कर रहे हैं सर? छोड़िए मुझे दर्द हो रहा है। और आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कौन सी शादी, कौन सा आशिक, कौन सा बॉयफ्रेंड, किसकी बात कर रहे हैं आप? चाहत की बात सुनकर अर्जुन के चेहरे पर एक नफरत भरी तिरछी मुस्कान आ जाती है और अर्जुन चाहत की कमर को छोड़कर दूसरे हाथ से चाहत के बालों को अपनी मुट्ठी में भर लेता है और चाहत के चेहरे को अपने चेहरे के करीब लाते हुए चाहत की आंखों में आंखें डालकर कहता है, कमल है, बड़ी जल्दी भूल गई अपने पुराने आशिक को, वही आशिक जिसकी वजह से तुम मुझे धोखा दे रही थी। शादीशुदा होने के बावजूद तुम किसी और से शादी कर रही थी। अगर मैं टाइम पर नहीं पहुंचता तो तुम दूसरी शादी कर लेती। और अब चाहत को समझ में आता है कि अर्जुन क्या कह रहा है, लेकिन चाहत अभी भी थोड़ा कंफ्यूज थी क्योंकि अब चाहत को यह नहीं समझ में आ रहा था कि क्या अर्जुन की याददाश्त वापस आ गई है, और अगर वापस आ गई है तो अर्जुन को कितना याद आया है और कितना नहीं। क्योंकि डॉक्टर ने तो कहा था कि धीरे धीरे उसे सब कुछ याददाश्त आएगी, लेकिन अब चाहत क्या करें? डायरेक्टली अर्जुन से पूछे या नहीं? अर्जुन को अपने इतने करीब देखकर चाहत के मुंह से तो जैसे शब्द ही नहीं निकल रहे थे, लेकिन फिर भी चाहत अपने आप को थोड़ी हिम्मत देते हुए और डरते हुए कहती है, आप डॉट को कैसे कैसे पता चला? चाहत के बोले गए शब्द अर्जुन के गुस्से को जैसे और बढ़ा देते हैं। अर्जुन गुस्से में चाहत को झांकते हुए दूर खड़ा हो जाता है और चाहत एकदम से झटका के पैर लड़खड़ा जाते हैं और चाहत नीचे जमीन पर गिर जाती है। मतलब यह सच है? तुम सच में मुझे धोखा दे रही थी? तुम शादीशुदा होने के बावजूद किसी और से शादी करने जा रही थी? आखिर इतना बड़ा धोखा क्यों दे रही थी मुझे? क्या मैं तुम्हें सही से सेटिस्फाई नहीं कर रहा था जो तुम मुझे धोखा देकर किसी और के पास जा रही थी? अर्जुन की यह बातें सुनकर चाहत समझ जाती है कि अर्जुन की याददाश्त वापस नहीं आई है। लेकिन अर्जुन को कहीं ना कहीं से यह बात पता चल चुकी है कि चाहत शादीशुदा होने के बाद भी किसी और से शादी कर रही थी और अर्जुन इस बात को बिल्कुल गलत तरीके से ले रहा है।
इसीलिए चाहत अपने आप को संभाल कर खड़ा करती है और अर्जुन को समझाते हुए कहती है, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। उसे वक्त हालात कुछ और थे और मैं मजबूर थी, लेकिन मैं आपको धोखा नहीं दे रही थी, बस मैं मजबूर थी और इस वजह से। चाहत अपनी बात को पूरा भी नहीं कर पाए थे कि अर्जुन चाहत का हाथ पकड़कर वापस से चाहत को अपने पास खींचता है और चाहत की कमर में हाथ डालकर उसे फिर से छिपकर लेता है और दूसरे हाथ को चाहत के गाल से लेकर उसके बालों तक उंगलियों को ले जाते हुए कहता है, मेरा तुम्हारे करीब आना, तुम्हें छूना तुम्हें अच्छा नहीं लगता ना? अर्जुन की बात पर चाहत अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए कहती है, नहीं सर, आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे आपके छूने से या मेरे करीब आने से कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैं आपसे दूर नहीं भगती, बस शादी का घर है तो बहुत सारे काम होते हैं और बुआ जी ज्यादातर काम मुझे करते हैं, तो मुझे बुआ जी के पास जाना पड़ता है। अगर मैं बुआ जी के पास नहीं जाऊंगी तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा ना, इसीलिए मैं बुआ जी के सारे काम करती हूँ। शादी की बहुत सारे रस्में हैं जो बुआ जी मुझसे ही करती हैं। वह कहती है कि भाभी ही यह सारी रस्में करती हैं, इसीलिए मुझे करनी पड़ती है। और रही बात करीब आने की, तो मेरे हाथों में शगुन का धागा बांधा है बुआ जी ने, और जब तक शगुन का धागा मेरे हाथ में है मैं आपके साथ कोई रिश्ता नहीं बन सकती। चाहत की बात सुनकर अर्जुन गुस्से से अपनी आंखें बंद करता है और एक गहरी सांस लेते हुए चाहत के साड़ी के पल्लू को उसके सीने से हटा देता है और फिर चाहत को बिस्तर पर गिरा देता है। चाहत जल्दी से अपनी साड़ी के पल्लू को अपने सीने पर रखने वाली होती है, लेकिन तभी अर्जुन चाहत के ऊपर आते हुए चाहत के दोनों हाथों को बिस्तर में दबाते हुए कहता है, रिश्ता तो आज मैं तुमसे बना कर रहा हूँगा, तुम्हारे अंदर खुद को शामिल करके। चाहत बिस्तर पर लेटी थी। चाहत की साड़ी का पल्लू बिस्तर से नीचे जमीन पर गिरा हुआ था और अर्जुन चाहत के ऊपर था और अर्जुन ने चाहत के दोनों हाथों को पकड़कर बिस्तर में दबा रखा था। चाहत अपनी आंखों में रिक्वेस्ट लिए अर्जुन को समझने की कोशिश करते हुए आगे कहती है, प्लीज ऐसा मत कीजिए, बस 2 दिन की ही तो बात है। 2 दिन बाद मैं आपको मना नहीं करूंगी, लेकिन अभी मैं आपके करीब नहीं आ सकती, इस समय मैं मजबूर हूं। मैं किसी रस्म से बंधी हुई हूं। अगर मैं रस्म से बंधी हुई नहीं होती तो मुझे आपके करीब आने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये सब हमारे बीच में पहली बार नहीं हो रहा, पहले भी हो चुका है। अर्जुन चाहत की गर्दन को सूंघने लगता है और धीरे धीरे चूमते हुए कहता है, तुमने अब तक मुझे बहुत झूठ बोले हैं। मैं कैसे मान लूं कि हमारे बीच में ये सब कुछ पहले भी हुआ है? पहले का मुझे कुछ याद नहीं, इसीलिए मैं नई याद बनाना चाहता हूं और तुम्हारे करीब आना चाहता हूं। अर्जुन चाहत की गर्दन को चूमते हुए एक बार चाहत के सीने पर अपने होंठ रखकर जोर से सक करता है और फिर थोड़ा सा नीचे आकर चाहत के पेट पर अपने होंठ रखकर चाहत के पेट को चूमते हुए जोर से बाइट कर लेता है और अपनी मधोश भरी आवाज में कहता है, तुम मेरी हो बीवी और तुम्हारा सब कुछ मेरा है। अर्जुन चाहत के पेट पर अपनी नाक को रगड़ते हुए दूसरे हाथ से चाहत के पेट को सहलाते हुए कहता है, ये सब कुछ मेरा है, सिर्फ मेरा, और आज मैं इसे हासिल करके रहूंगा। चाहत की आंखों में अब बेबसी के आंसू आ गए थे क्योंकि अर्जुन चाहत की एक भी बात नहीं सुन रहा था। आज अर्जुन की आंखों में जुनून था, पागलपन था जो चाहत की आंखों के सामने पहली बार आया था। आज चाहत अर्जुन को एक अलग ही रूप में देख रही थी। अर्जुन का ऐसा रूप देखकर चाहत को अर्जुन से बहुत डर भी लग रहा था और अब चाहत को समझ नहीं आ रहा था कि अर्जुन को कैसे सोचे, क्योंकि अर्जुन रुकने के मूड में तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। अर्जुन फिर से ऊपर आता है और चाहत की क्लीवेज पर अपने होंठ रखकर चाहत की क्लीवेज को अपनी जीभ से लिक करते हुए चाहत के सीने को चूमता है और फिर चाहत की गर्दन को एक बार चूमता है और फिर अर्जुन चाहत के चेहरे के सामने अपना चेहरा लाकर चाहत के होठों को देखा है। अर्जुन चाहत के होठों को चूमने के लिए चाहत के होठों के करीब बढ़ने लगता है, लेकिन तभी चाहत अपने होठों पर अपना हाथ रख लेती है और अर्जुन के होंठ चाहत के हाथ से टकरा जाते हैं। चाहत की ये हरकत देखकर अर्जुन को बहुत गुस्सा आता है और अर्जुन गुस्से भरी आंखों से चाहत को देखता है और चाहत की कलाई को बहुत ही जोर से पकड़ता है
जिससे चाहत की चूड़ियां टूटकर उसके हाथ में लग जाते हैं और चाहत को अपनी कलाई पर बहुत दर्द होता है। अर्जुन चाहत की कलाई को पकड़कर वापस से बिस्तर पर दबा देता है और अपना आधे से ज्यादा वजन चाहत के ऊपर डाल देता है। अर्जुन के वजन डालने से चाहत का उभरा हुआ सीन बहुत ही ज्यादा दिखाई देने लगता है। चाहत का उभरा हुआ सीन चाहत के ब्लाउज से आधे से ज्यादा दिखाई देने लगता है। अर्जुन गुस्से में अपने शब्दों को चबाते हुए कहता है, बीवी, तुम्हें क्यों लगता है तुम मुझे बचाने की कोशिश करोगी और तुम मुझे बच जाओगी? प्यार से तुम्हें प्यार करना चाहता हूं, करने दो, वरना अगर मैं जबरदस्ती पर आया तो तुम दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। चाहत अपनी दबी हुई आवाज में कहती है, प्लीज सर, समझने की कोशिश कीजिए। बस 2 दिन की ही तो बात है। आप 2 दिन तक नहीं रख सकते। 2 दिन बाद मैं आपको बिल्कुल नहीं रखेगी। लेकिन प्लीज 2 दिन तक रुक जाइए ना। चाहत के इस तरह बार बार मना करने पर अर्जुन इरिटेट होने लगा था। इसीलिए अर्जुन गुस्से में इरिटेटेड होते हुए कहता है, 2 दिन 2 दिन 2 दिन क्या है ऐसा 2 दिन के बाद जो अभी भी नहीं है? अभी अगर मैं कुछ करूंगा तो कौन सी बड़ी आफत आ जाएगी? अगर बुआ जी ने तुम्हारे हाथ में शगुन का धागा बांधा है तो क्या बुआ जी तो यहाँ हमारे कमरे में नहीं है? ना तो बुआ जी को क्या पता चलेगा कि हमारे बीच में क्या हुआ है? क्या नहीं, मत बताना। उन्हें जब तक तुम नहीं बताओगी तब तक उन्हें कैसे पता चलेगा कि मैं तुम्हारे करीब आया था या नहीं? अर्जुन की बातें सुनकर चाहत की आंखें हैरानी से बड़े हो जाते हैं। चाहत को यकीन नहीं हो रहा था कि अर्जुन उसे झूठ बोलने के लिए कह रहा है। चाहत बड़ी ही हैरान नजरों से अर्जुन को देखते हुए बड़ी ही मासूमियत से कहती है, यह आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप मुझे बुआ जी को धोखा देने के लिए बोल रहे हैं। अगर बुआ जी को सच पता चला तो बुआ जी मेरे बारे में क्या सोचेंगे और मैं उसे क्या कहेंगी? चाहत की बातें सुनकर अर्जुन अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहता है, वैसे भी तुमने मेरा सारा मूड खराब कर दिया है, तो मैं 2 दिन चाहिए ना? ठीक है, मैं तुम्हें 2 दिन दे रहा हूं, लेकिन 2 दिन के बाद जो होगा उसे बर्दाश्त करने के लिए तैयार रहना। जितना आज तुमने मेरा मूड खराब किया है न, उसका पूरा बदला मैं सूद सहित तुमसे लूंगा। इतना बोलकर अर्जुन चाहत के ऊपर से उठ जाता है और फ्रस्ट्रेटेड होकर वॉशरूम में चला जाता है। अर्जुन के जाने के बाद चाहत भी राहत की सांस लेती है। चाहत जल्दी से अपनी साड़ी को ठीक करती है और अपनी होली को ठीक करने के बाद चाहत अपने कमरे से बाहर चली जाती है। कमरे से बाहर जाने के बाद चाहत आसमान की तरफ देखकर शुक्रिया अदा करते हुए कहती है, शुक्रिया भगवान, अपने बचा लिया, वरना तो आज मेरी इज्जत खतरे में थी। अर्जुन सर तो पूरे पागल और सनकी लग रहे थे। पहली बार मैंने उनका ऐसा रूप देखा है। मुझे उनसे बहुत डर लग रहा था। मैंने तो कमरे में जाकर ही बहुत बड़ी गलती कर दी। ना मैं कमरे में जाती और ना ही अर्जुन सर ऐसी पागलों वाली हरकतें करते। जल्दी से अक्षय सर को ढूंढती हूँ और उन्हें ही अर्जुन सर के पास भेजती हूँ ताकि वह उनके हाथ पर पट्टी कर सके। चाहत बोलते हुए संगीत फंक्शन में चली जाती है और अक्षय को ढूंढने लगते हैं। थोड़ी ही दूरी पर चाहत को अक्षय दिखाई दे जाता है और चाहत अक्षय के पास चली जाती है। चाहत अक्षय के पास जाकर अक्षय से कहती है, अक्षय सर, आप प्लीज अर्जुन सर के पास जाइए। उनके बाजू में बहुत ही गहरा जख्म हुआ है और उनकी ना आप ड्रेसिंग कर दीजिएगा, क्योंकि अर्जुन सर मुझे हाथ नहीं लगने दे रहे हैं। चाहत की बातों में अर्जुन के लिए परेशानी साफ झलक रही थी। अक्षय चाहत से कहता है, डोंट वरी भाभी, आप परेशान मत होइए। मैं अर्जुन के पास जा रहा हूं और मैं उसकी ड्रेसिंग भी कर दूंगा। और फिर इतना बोलकर अक्षय अर्जुन के पास अर्जुन के कमरे में चला जाता है। जैसे ही अक्षय अर्जुन के कमरे में पहुंचता है तो देखता है अर्जुन इस वक्त शर्टलेस सोफे पर बैठा हुआ था और सिगरेट पी रहा था। अक्षय अर्जुन के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। अक्षय अर्जुन की बाजू की तरफ देखता है तो अभी भी अर्जुन की बाजू से खून निकल रहा था। अक्षय गुस्से में अर्जुन से कहता है, तुझे इतना बड़ा जख्म कैसे हुआ? तू कोई दूध पीता बच्चा तो है नहीं जो तुझे चलते फिरते चोट लग गई। और तुझे भाभी से क्या परेशानी है?
हाँ, अगर वह तेरे जख्म पर पट्टी कर देती तो तेरी कौन सी इज्जत घट जाती है उसमें। तू क्यों भाभी से इतनी दूरी बनाकर रखता है? उनके करीब आने से तुझे कौन सी मिर्ची लग जाती है? अक्षय की बात सुनकर तो अर्जुन का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और अर्जुन गुस्से में दहाड़ते हुए कहता है, दूरी मैं उससे नहीं बनता, वह मुझे बनती है। मैं तो खुद उसके करीब जाना चाहता हूँ, लेकिन वह मुझसे दूर भाग रही है। उसे मेरा चुन अच्छा नहीं लगता, मेरा करीब आना अच्छा नहीं लगता। तुझे पता, आज मैंने उसके करीब जाने की कितनी कोशिश करी, लेकिन उसने मुझे अपने बिल्कुल भी करीब नहीं आने दिया। बोलती है, बुआ जी ने हाथ में शगुन का धागा बांधा है। शगुन का धागा माय फुट। एक धागे की वजह से मुझसे दूर भाग रही है, मुझे अपने करीब नहीं आने दे रही है, मुझे खुद को छूने नहीं दे रही है। अक्षय हैरानी से अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके अर्जुन को देख रहा था। जो इंसान लड़कियों से दूर भागता था, आज अपनी बीवी के पास जाने के लिए तड़प रहा है, इरिटेट हो रहा है। अर्जुन की बातों में और अर्जुन की आंखों में गुस्सा, जलन और इरिटेशन साफ नजर आ रही थी। अर्जुन देखा है कि अक्षय हैरान भरी नजरों से उसे ही देख रहा है, तो अर्जुन और भी ज्यादा इरिटेटेड होते हुए कहता है। अर्जुन देखा है कि अक्षय हैरान भरी नजरों से उसे ही देख रहा है, तो अर्जुन और भी ज्यादा इरिटेटेड होते हुए कहता है। अर्जुन की बात सुनकर अक्षय को फिर रिलायंस होता है कि वह कितनी देर से टकटकी लगाए अर्जुन को देख रहा था। इसीलिए अक्षय अपना गला साफ करते हुए कहता है, ठीक है, मैं जा रहा हूं, लेकिन बस तेरे हाथ पर पट्टी कर देता हूं। देख तेरे हाथ से कितना खून बाहर रहा है। वैसे ही अभी तो पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, और इस तरह से तो जख्मी होता रहेगा तो ठीक कैसे होगा? अर्जुन, कोई जरूरत नहीं है, मुझे कोई पट्टी नहीं करनी, तू जा यहां से। अक्षय, यार मुझे भाभी ने भेजा है, तेरी पट्टी करने के लिए मैं पट्टी कर देता हूं। फिर तुझे जितना गुस्सा करना है तो करते रहना, बस पट्टी कर ले यार। अर्जुन, अपनी भाभी से जाकर बोल, अगर उसे मेरी इतनी ही चिंता है, उसे मेरी इतनी ही फिक्र हो रही है, तो खुद आए और खुद आकर मेरे हाथ पर पट्टी बांध दे, और फिर उसे जहां जाना है चली जाएगी। मैं उसे नहीं रोकूंगा और ना ही उसके करीब आऊंगा। अच्छा, अपनी गर्दन नाम में हिलाते हुए कैमरे से बाहर निकल जाता है, क्योंकि अक्षय जानता था अर्जुन की जिद के आगे किसी की नहीं चलती, और अगर अर्जुन एक पठान लिया तो बस ठान लिया। इसीलिए अक्षय कमरे से निकालकर चाहत के पास जाता है और चाहत को अर्जुन की सारी बातें बता देता है। चाहत जो कमरे में नहीं जाना चाहती थी, लेकिन फिर से चाहत कमरे में जाने के लिए मजबूर हो गई थी। अर्जुन ने फिर से उसे कमरे में आने के लिए मजबूर कर दिया था, और अब चाहत बेबसी में ना चाहते हुए अपने कदम अपने कमरे की तरफ बढ़ा देती है। चाहत अपने हाथ में एक बड़ी सी ट्रे लेकर आती है। उसे ट्रे में फास्टेस्ट बॉक्स के साथ एक दूध का गिलास था, जिसमें चाहत ने हल्दी मिलाई थी। चाहत कमरे के अंदर आती है और अपने हाथ में पड़ी ट्रैक को टेबल पर रख देती है। चाहत अर्जुन से नजरें नहीं मिल रही थी। क्या सबसे पहले फर्स्ट एड बॉक्स लेती है और अर्जुन के पास बैठकर अर्जुन के हाथ की ड्रेसिंग करती है। ड्रेसिंग करने के बाद चाहत दूध के गिलास को अर्जुन की तरफ बढ़ते हुए कहती है, इसे पी लीजिए, इससे आपका जख्म जल्दी भरेगा। जब से चाहत कमरे में वापस आई थी, अर्जुन की नजरें चाहत पर ही टिकी हुई थी। जब अर्जुन वॉशरूम से बाहर आया था और उसे चाहत कमरे में नहीं मिली थी, तो अर्जुन का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया था, और अर्जुन को पता नहीं क्यों अपने दिल में एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। इसीलिए अर्जुन ने अपना गुस्सा अक्षय पर भी उतार दिया था। लेकिन अब जब चाहत वापस से कमरे में आ गई थी तो अर्जुन को सुकून मिल रहा था। अर्जुन चाहत के हाथों से दिल दूध का गिलास ले लेता है और दूध पीने लगता है। चाहत दूध का गिलास देने के बाद वॉशरूम में चली जाती है और थोड़ी देर बाद वॉशरूम से चेंज करके बाहर आती है। चाहत ने अब साड़ी चेंज करके एक सिंपल सी लेकिन काफी खूबसूरत एक डार्क मेहरून कलर की नाइटी पहन ली थी, जिसमें चाहत बहुत खूबसूरत भी लग रही थी। क्या सोफे की तरफ जाती है और सोफे पर जाकर लेट जाती है, लेकिन तभी अर्जुन चाहत से कहता है, अब क्या तुम्हारे शगुन के धागे ने मेरे पास सोने से भी मना कर दिया है? चाहत, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है,
लेकिन आपने ही कहा था कि मैं सोफे पर सोऊंगी, इसीलिए मैं सोफे पर आकर लेट गई। अर्जुन, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ एक ही बिस्तर पर सो, तो जल्दी से मेरे पास आओ। अर्जुन की बात सुनकर चाहत की दिल की धड़कनें फिर से बढ़ने लगते हैं और चाहत को फिर से डर लगने लगता है। लेकिन तभी अर्जुन चाहत की बेचैनी को समझते हुए कहता है, कुछ नहीं करूंगा। मैं 2 दिन के लिए अगर मैं तुम्हें छोड़ दी है तो मैं अपनी बात पर कायम रहूंगा। और अब चाहत सोफे से उठकर अर्जुन के पास चली आती है और बेड के एक साइड में अर्जुन की तरफ पीठ करके लेट जाती है। लेकिन तभी अर्जुन चाहत की बाजू को पकड़कर चाहत को अपनी तरफ खींचता है और चाहत के पेट पर अपना सर रखकर चाहत की कमर को अपनी बाजुओं में जकड़ लेता है और अपनी आंखें बंद करके लेट जाता। अर्जुन को इस तरह से सोता हुआ देखकर चाहत अपनी आईब्रो को आपस में जोड़ लेती है और मन में कहती है, मुझे समझ नहीं आता, इन्हें मेरे पेट पर सर रख कर ही क्यों सोना होता है। मेरा पेट में तकियार नजर आता है। ये तो आराम से सो जाते हैं, लेकिन मुझे नींद नहीं आती। ऐसा लगता है जैसे 100 किलो का वजन मेरे पेट पर रख दिया हो। चल चाहत, एक बार ट्राई तो करके देख, क्या पता तेरे कहने से मान जाए। चाहत को डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन फिर भी चाहत एक उंगली से अर्जुन के कंधे पर टाप करते हुए कहती है, हेलो एक्सक्यूज मी सर। चाहत की आवाज पर अर्जुन आंखें बंद करें ही बस हम करता है, सर आप अपनी साइड पर सो जाइए और मैं तकिया लगा दूंगी, आप तकिया पर सर रख लेना। चाहत की बातें सुनकर अर्जुन की आंखें एकदम से खुल जाते हैं और अर्जुन गुस्से में चाहत की कमर को और भी टाइट पकड़ कर कहता है, क्यों इस तरह सोने में क्या प्रॉब्लम है, मैं इस तरह क्यों नहीं सो सकता। चाहत को अर्जुन की आवाज में गुस्सा साफ झलकता है तो चाहत अर्जुन से कहती है, नहीं सर, आपको प्रॉब्लम नहीं है, पर मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। चाहत की बात सुनकर अर्जुन के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ जाती है और अर्जुन चाहत की पेट पर अपने चेहरे को रब करते हुए कहता है, तो यह प्रॉब्लम तुम्हारी है, मेरी नहीं। अर्जुन की बात पर चाहत मुंह बनाते हुए अपने हाथों की मुट्ठी बनाकर अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए मन में कहती है, तू ही पागल है चाहत, जो इनसे उम्मीद कर रही थी। ये भला तेरी किसी बात को मानते हैं, इन्हें तो बस मौका चाहिए मुझे परेशान करने का। और फिर चाहत ध्यान से अर्जुन को देखने लगती है। अर्जुन किसी छोटे बच्चों की तरह मासूम सा चाहत के पेट पर अपना सर रखकर सो रहा था। चाहत का ध्यान अर्जुन के हाथ पर बनी पट्टी पर भी जाता है और चाहत को ख्याल आता है, जब आज चाहत में अर्जुन का पागलपन देखा था। अर्जुन का खून देखकर चाहत को अर्जुन का एक्सीडेंट याद आ जाता है और चाहत की आंखें नम हो जाती है। थोड़ी देर में अर्जुन चाहत के पेट पर गहरी गहरी सांस छोड़ते लगता है, जिसे चाहत समझ जाती है कि अर्जुन सो चुका है। चाहत के हाथ अपने आप ही अर्जुन की पीठ और अर्जुन के बालों को सहलाने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। कुछ देर बाद चाहत भी अपनी आंखें बंद कर लेती है और फिर चाहत भी नींद की आगोश में चली जाती है। अगली सुबह। रात के मुकाबले सुबह का मंजर एकदम अलग था, क्योंकि अब अर्जुन चाहत के पेट पर नहीं बल्कि चाहत अर्जुन के सीने से लगकर सो रही थी और अर्जुन ने अपने दोनों हाथों को चाहत की कमर पर लपेट रखा था। सुबह की चहल पहल से अर्जुन की आंखें पहले ही खुल जाती हैं, क्योंकि आज राजीव की शादी थी और सभी लोग बारात ले जाने की तैयारी में लग चुके थे। सुबह की चहल पहल से अर्जुन की नींद खराब हो गई थी। अर्जुन इरिटेटेड होते हुए अपनी आंखों को खोलता है और आंखें खोलते ही चाहत का मासूम सा चेहरा उसकी आंखों के सामने आ जाता है। चाहत के मासूम से चेहरे को देखकर अर्जुन की इरिटेशन जैसे एकदम से गायब हो जाती है। चाहत सोते हुए बहुत ही ज्यादा मासूम और बहुत ही प्यारी लग रही थी। चाहत के बालों की चाहत के गाल पर आ रही थी, जिन्हें अर्जुन हाथ बढ़ाकर चाहत के कान के पीछे कर देता है। अर्जुन बहुत ही प्यार से चाहत के चेहरे को देखने लगता है। उसकी घनी घनी पलकें, छोटी सी नाक और फिर अर्जुन की नज़र चाहत के होठों पर जाकर टिक जाती है। पतले गुलाबी नेचुरल पिक होठ। अर्जुन अपने अंगूठे से चाहत के होठों को छूने लगता है और धीरे धीरे चाहत के होठों को सहलाने लगता है।
और धीरे धीरे चाहत की डिजायर चाहत को किस करने के लिए बढ़ जाती है। अर्जुन चाहत को बिस्तर पर सीधा लेट आता है और खुद चाहत के ऊपर आते हुए चाहत के चेहरे को एक बार ध्यान से देखा है और फिर अपने होठों को चाहत के होठों से जोड़ लेता है। अर्जुन धीरे धीरे चाहत के होठों को चूमने लगता है, लेकिन चाहत के होठों का रस अर्जुन को और भी मदहोश करने लगता है और चाहत के चेहरे को अपने हाथों में पकड़कर चाहत के होठों को और भी जोर से स्मूच करने लगता है। अर्जुन की किस वक्त के साथ और भी ज्यादा पैशनेट और गहरी होती जा रही थी और थोड़ी ही देर में चाहत को अपनी सांस भारी महसूस होने लगती है। चाहत जब ठीक से सांस नहीं ले पाती तो चाहत की भी नींद खुल जाती है और चाहत जैसे ही अपनी आंखें खोलता है तो अर्जुन का चेहरा चाहत की आंखों के सामने आता है। अर्जुन अपनी आंखें बंद करके चाहत के होठों को बड़ी ही मदहोशी से पी रहा था। चाहत अर्जुन के सीने पर हाथ रखकर जोर से अर्जुन को धक्का दे देती है। अर्जुन जो अभी चाहत के होठों का रस पीने में खोया हुआ था, इसीलिए अर्जुन की पकड़ भी चाहत पर ढीली थी। इसीलिए अर्जुन धक्का देने से चाहत की साइड में गिर जाता है। अर्जुन के हटने से चाहत गहरी गहरी सांस लेने लगती है, क्योंकि अर्जुन की किस इतनी ज्यादा गहरी थी कि चाहत को सांस ही नहीं आ रहे थे। चाहत खुद को नॉर्मल कर रही थी कि तभी अर्जुन वापस से चाहत के ऊपर आ जाता है और चाहत के दोनों हाथों को पकड़कर बिस्तर में दबाते हुए चाहत की गर्दन पर अपने होंठ रख देता है और बहुत जोर से चाहत की गर्दन पर काट लेता है। और जिस जगह पर अर्जुन बाइट करता है उसी जगह पर अर्जुन बहुत ही जोर से स्मूच करते हुए चाहत की गर्दन की स्किन को शक करने लगता है, जिस वजह से चाहत की गर्दन पर बहुत ही गहरा लाल निशान बन जाता है। अर्जुन चाहत की गर्दन पर बाइट करने के बाद चाहत के सीने पर बाइट करता है और वहां पर भी जोर से स्मूच करते हुए चाहत की स्किन को शक करने लगता है और ऐसे ही अर्जुन ने चाहत की गर्दन और सीने पर लाल गहरा निशान बना दिया था। अब अर्जुन चाहत की गर्दन और चाहत के सीने को चूमने लगता है। अर्जुन धीरे धीरे चाहत के जिस्म में मदहोश हो ही रहा था कि तभी दरवाजे पर दिव्यंका मित्तल की आवाज आती है, जो दरवाजा खटखटाते हुए कह रही थी, चाहत बहू तुमसे कहा था 5 बजे तक तैयार होकर नीचे आ जाना। अभी तक सोकर नहीं उठी हो क्या? चाहत बहू दरवाजा खोलो। दिव्यंका मित्तल की बात सुनकर चाहत एकदम से अपनी आंखें खोल देती है और अर्जुन से छूटने की पूरी कोशिश करने लगती है, लेकिन अर्जुन चाहत को 1 इंच भी हिलने नहीं दे रहा था। तभी चाहत रोती हुई आवाज में कहती है, प्लीज जाने दीजिए ना, आपने तो कहा था कि 2 दिन तक आप मुझे परेशान नहीं करेंगे, तो फिर अब आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? प्लीज जाने दीजिए ना, बुआ जी बहुत गुस्सा करेंगे। चाहत की आवाज में रिक्वेस्ट महसूस करके और बुआ जी के दरवाजे पर गुस्से वाली आवाज को सुनकर अर्जुन रुक जाता है और चाहत को छोड़कर बिस्तर की दूसरी साइड में लेट जाता है। जल्दी से खड़े होकर दरवाजे की तरफ भागती है और एकदम से दरवाजा खोल देती है। चाहत को रात वाले कपड़ों में देखकर बुआ जी गुस्सा करते हुए कहते हैं, 5 बज गए हैं, हमने कहा था 5 तक तैयार हो जाना और तुम अभी तक रात के कपड़ों में घूम रही हो, ना ही हो और ना ही तैयार हुई हो। चाहत जल्दी से कहती है, बुआ जी आप बस मुझे 15 मिनट दीजिए, मैं 15 मिनट में अभी तैयार होकर नीचे आता हूँ, बस 15 मिनट। चाहत की बात सुनकर बुआ जी अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए गुस्से से चाहत को देखते हैं और फिर नीचे चली जाती हैं। बुआ जी के जाने के बाद चाहत दरवाजा बंद करती है और गुस्से से अर्जुन को देखने लगती है, जो तकिए पर अपना सीना रखे और पेट के बल सो रहा था। चाहत गुस्से में अपने दोनों हाथों की मुट्ठी बनाकर अर्जुन पर गुस्सा करते हुए पैर पटक कर बाथरूम में चले जाती है। चाहत जल्दी से शावर लेकर बाहर आती है और जल्दी जल्दी तैयार होने लगती है। चाहत ने आज ग्रीन कलर की बनारसी साड़ी पहनी थी, जिसमें चाहत बहुत खूबसूरत लग रही थी। चाहत का ब्लाउज पीछे से काफी डीप नेक का बना हुआ था, जिसमें 3 डोरियां बंधी हुई थी, जिसमें से एक डोरी तो चाहत ने बांध ली थी, लेकिन 2 डोरियां बंध नहीं पाई थी। लेकिन चाहत डोरियों को इग्नोर करते हुए जल्दी जल्दी अपने कानों में ईयररिंग्स पहनने लगती है और जल्दी जल्दी बालों को सूखने लगती है। चाहत बालों को सुखाने के बाद जल्दी से मांग में सिंदूर, माथे पर बिंदी, आंखों में काजल और हाथों में हरे रंग की चूड़ियां पहनकर तैयार होकर नीचे जाने के लिए दरवाजा खोलते ही है
कि तभी चाहत को अपने पेट पर अर्जुन के गम हाथ महसूस होते हैं। और अपने पेट पर अर्जुन के हाथ महसूस करके चाहत एकदम से अपनी आंखें बंद कर लेती है। लेकिन तभी चाहत को अपनी कमर पर अर्जुन के हाथ महसूस होते हैं। अर्जुन जो कि चाहत की दोनों खुली हुई डोरियों को बंध रहा था। दोनों डोरी बांधने के बाद अर्जुन शाह से दूर हो जाता है और चाहत एक नज़र अर्जुन को देखते हैं और फिर कमरे से बाहर चली जाती है। चाहत के चले जाने के बाद अर्जुन भी वॉशरूम में चला जाता है। चाहत जब नीचे पहुंचती है तो वहां पर पहले से ही रिंकी और सिमी मौजूद थे और बाकी की औरतें भी वहां पर मौजूद थी। आज शादी का दिन था और बारात की तैयारी हो रही थी, इसीलिए घर में पहले से भी ज्यादा मेहमान आ चुके थे और अब औरतों का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका था। सभी औरतें आपस में मिलकर घरेलू रस्में रीति रिवाज करने लगते हैं। घर में बहुत सारी औरतें आई हुई थी जो कि अपनी बहू के साथ भी थी और सभी औरतें अपनी बहू की खूबसूरती की तारीफ कर रही थी, लेकिन चाहत की खूबसूरती के आगे सभी की खूबसूरती पीछे पड़ रही थी। वहां पर चाहत, रिंकी और सिमी सभी से अलग नजर आ रहे थे और इस बात की जलन वहां पर आई बहू के चेहरे पर दिखाई दे रही थी। तभी एक 24 से 25 साल की लड़की चाहत के पास आती है और चाहत के हाथों में पहने कंगन को देखकर कहती है, आपके कंगन बहुत ही खूबसूरत है। क्या यह आपके पति ने दिलवाए हैं? औरत की बातें सुनकर चाहत को थोड़ा अजीब लगता है और चाहत अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए कहती है, हाँ, अगर देखा जाए तो मेरे पति ने ही कंगन दिलाए हैं, क्योंकि पसंद मैंने किए थे, लेकिन हाँ, पेमेंट उन्होंने ही की थी और वैसे भी पतियों को कहाँ कोई चीज़ पसंद आती है, उन्हें तो बस पेमेंट करने से मतलब होता है। शादी के बाद हर कोई हस्बैंड ऐसा ही करता है। पत्नियों को चीज़ पसंद आ जाती है और हस्बैंड उन्हें अपनी पत्नियों को दिला देते हैं। चाहत की बात सुनकर उसे औरत के चेहरे की मुस्कान एकदम से फीकी पड़ जाती है और उसके चेहरे पर उदासी आ जाती है और तभी वह औरत अपनी उदास भरी आवाज में कहती है, खुशकिस्मत होती है वह पत्नी जिनके पति उनकी ख्वाहिशों को पूरा करते हैं। हर कोई लड़की अपने पति की लाडली नहीं होती। बहुत ही कम ऐसी लड़कियां होती हैं जिनके पति उन्हें शहजादियां बनाकर रखते हैं। औरत की बात सुनकर चाहत को कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन फिर चाहत उसे औरत की बातों पर सदा ध्यान नहीं देती और वापस से अपने काम में लग जाती है। शादी की रस्में शुरू हो चुकी थी और अब कुछ ही देर में बारात निकलने वाली थी, इसीलिए सभी औरतें बारात में जाने के लिए तैयार हो रही थी। चाहत भी एक पिंक और ग्रीन कलर का बनारसी लहंगा पहनती है जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। लेकिन तभी चाहत की नज़र अपने गले में पहनने वाले नेकलेस पर जाती है जिसका एक कुंदा टूट चुका था और अब चाहत उसे नेकलेस को नहीं पहन सकती थी। नेकलेस को देखकर चाहत का चेहरा उतर जाता है और चाहत उदास होकर बैठ जाती है। रिंकी और सिमी चाहत को ऐसे उदास बैठा हुआ देखकर कहती हैं, क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों हो? तभी चाहत अपने हाथ में पड़े नेकलेस को दिखाते हुए कहती है, देखो ना, मैं जो आज नेकलेस पहनने वाली थी वह तो टूट गया। अब मैं क्या करूं? मैं क्या पहनेगी? मैं इस तरह से अपना सुना गाला लेकर शादी में नहीं जाऊंगी। रिंकी आईने में देखते हुए अपने दुपट्टे को सही करते हुए कहती है, तो इसमें उदास होने वाली कौन सी बात है? आप अर्जुन भैया को बोल दीजिए, अर्जुन भाई आपको नया लाकर दे देंगे और वैसे भी अर्जुन भैया के लिए एक नेकलेस खरीदना कौन सी बड़ी बात है। अर्जुन भैया चाहे तो पूरी दुकान तुम्हारे कदमों में लाकर रख सकते हैं। चाहत को भी रिंकी की बातों में लॉजिक लगता है। चाहत जल्दी से अपना फोन उठाती है और उसमें टूटे हुए नेकलेस की फोटो खींचकर अर्जुन को भेज देती है और उसी के साथ एक वॉइस मैसेज भी भेजती है, मेरा नेकलेस टूट गया है, मुझे नया नेकलेस चाहिए और वह भी 15 मिनट के अंदर अंदर। प्लीज़ प्लीज़ कुछ भी करके मंगवा दीजिए ना, मैं इस तरह से सबके सामने आधी अधूरी सी जाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा ना, लोग क्या सोचेंगे। अर्जुन सिंह शेखावत की बीवी के पास एक नेकलेस भी नहीं है जो वो ऐसी खाली गला लेकर आए। और इसी के साथ चाहत 2-3 सब वाली इमोजी सेंड कर देती है। खुशकिस्मत होती है वह पत्नी जिनके पति उनकी ख्वाहिशों को पूरा करते हैं। हर कोई लड़की अपने पति की लाडली नहीं होती। बहुत ही कम ऐसी लड़कियां होती हैं
जिनके पति उन्हें शहजादियां बनाकर रखते हैं। औरत की बात सुनकर चाहत को कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन फिर चाहत उसे औरत की बातों पर सदा ध्यान नहीं देती और वापस से अपने काम में लग जाती है। शादी की रस्में शुरू हो चुकी थी और अब कुछ ही देर में बारात निकलने वाली थी। इसीलिए सभी औरतें बारात में जाने के लिए तैयार हो रही थी। चाहत भी एक पिंक और ग्रीन कलर का बनारसी लहंगा पहनती है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। लेकिन तभी चाहत की नज़र अपने गले में पहनने वाले नेकलेस पर जाती है, जिसका एक कुंदा टूट चुका था और अब चाहत उसे नेकलेस को नहीं पहन सकती थी। नेकलेस को देखकर चाहत का चेहरा उतर जाता है और चाहत उदास होकर बैठ जाती है। रिंकी और सिमी चाहत को ऐसे उदास बैठा हुआ देखकर कहती हैं, क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों हो? तभी चाहत अपने हाथ में पड़े नेकलेस को दिखाते हुए कहती है, देखो ना, मैं जो आज नेकलेस पहनने वाली थी वह तो टूट गया। अब मैं क्या करूं? मैं क्या पहनेगी? मैं इस तरह से अपना सुना गाला लेकर शादी में नहीं जाऊंगी। रिंकी आईने में देखते हुए अपने दुपट्टे को सही करते हुए कहती है, तो इसमें उदास होने वाली कौन सी बात है? आप अर्जुन भैया को बोल दीजिए। अर्जुन भाई आपको नया लाकर दे देंगे, और वैसे भी अर्जुन भैया के लिए एक नेकलेस खरीदना कौन सी बड़ी बात है। अर्जुन भैया चाहे तो पूरी दुकान तुम्हारे कदमों में लाकर रख सकते हैं। चाहत को भी रिंकी की बातों में लॉजिक लगता है। चाहत जल्दी से अपना फोन उठाती है और उसमें टूटे हुए नेकलेस की फोटो खींचकर अर्जुन को भेज देती है और उसी के साथ एक वॉइस मैसेज भी भेजती है, मेरा नेकलेस टूट गया है, मुझे नया नेकलेस चाहिए और वह भी 15 मिनट के अंदर अंदर। प्लीज प्लीज कुछ भी करके मंगवा दीजिए ना, मैं इस तरह से सबके सामने आधी अधूरी सी जाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा ना, लोग क्या सोचेंगे। अर्जुन सिंह शेखावत की बीवी के पास एक नेकलेस भी नहीं है जो वो ऐसी खाली गला लेकर आई, और इसी के साथ चाहत 2-3 सब वाली इमोजी सेंड कर देती है। खुशकिस्मत होती है वह पत्नी जिनके पति उनकी ख्वाहिशों को पूरा करते हैं। हर कोई लड़की अपने पति की लाडली नहीं होती। बहुत ही कम ऐसी लड़कियां होती हैं जिनके पति उन्हें शहजादियां बनाकर रखते हैं। औरत की बात सुनकर चाहत को कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन फिर चाहत उसे औरत की बातों पर सदा ध्यान नहीं देती और वापस से अपने काम में लग जाती है। शादी की रस्में शुरू हो चुकी थी और अब कुछ ही देर में बारात निकलने वाली थी। इसीलिए सभी औरतें बारात में जाने के लिए तैयार हो रही थी। चाहत भी एक पिंक और ग्रीन कलर का बनारसी लहंगा पहनती है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। लेकिन तभी चाहत की नज़र अपने गले में पहनने वाले नेकलेस पर जाती है, जिसका एक कुंदा टूट चुका था और अब चाहत उसे नेकलेस को नहीं पहन सकती थी। नेकलेस को देखकर चाहत का चेहरा उतर जाता है और चाहत उदास होकर बैठ जाती है। रिंकी और सिमी चाहत को ऐसे उदास बैठा हुआ देखकर कहती हैं, क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों हो? तभी चाहत अपने हाथ में पड़े नेकलेस को दिखाते हुए कहती है, देखो ना, मैं जो आज नेकलेस पहनने वाली थी वह तो टूट गया। अब मैं क्या करूं? मैं क्या पहनेगी? मैं इस तरह से अपना सुना गाला लेकर शादी में नहीं जाऊंगी। रिंकी आईने में देखते हुए अपने दुपट्टे को सही करते हुए कहती है, तो इसमें उदास होने वाली कौन सी बात है? आप अर्जुन भैया को बोल दीजिए। अर्जुन भाई आपको नया लाकर दे देंगे, और वैसे भी अर्जुन भैया के लिए एक नेकलेस खरीदना कौन सी बड़ी बात है। अर्जुन भैया चाहे तो पूरी दुकान तुम्हारे कदमों में लाकर रख सकते हैं। चाहत को भी रिंकी की बातों में लॉजिक लगता है। चाहत जल्दी से अपना फोन उठाती है और उसमें टूटे हुए नेकलेस की फोटो खींचकर अर्जुन को भेज देती है और उसी के साथ एक वॉइस मैसेज भी भेजती है, मेरा नेकलेस टूट गया है, मुझे नया नेकलेस चाहिए और वह भी 15 मिनट के अंदर अंदर। प्लीज प्लीज कुछ भी करके मंगवा दीजिए ना, मैं इस तरह से सबके सामने आधी अधूरी सी जाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा ना, लोग क्या सोचेंगे। अर्जुन सिंह शेखावत की बीवी के पास एक नेकलेस भी नहीं है जो वो ऐसी खाली गला लेकर आई, और इसी के साथ चाहत 2-3 सब वाली इमोजी सेंड कर देती है। इसमें उदास होने वाली कौन सी बात है? आप अर्जुन भैया को बोल दीजिए।
अर्जुन भाई आपको नया लाकर दे देंगे, और वैसे भी अर्जुन भैया के लिए एक नेकलेस खरीदना कौन सी बड़ी बात है। अर्जुन भैया चाहे तो पूरी दुकान तुम्हारे कदमों में लाकर रख सकते हैं। चाहत को भी रिंकी की बातों में लॉजिक लगता है। चाहत जल्दी से अपना फोन उठाती है और उसमें टूटे हुए नेकलेस की फोटो खींचकर अर्जुन को भेज देती है और उसी के साथ एक वॉइस मैसेज भी भेजती है। मेरा नेकलेस टूट गया है, मुझे नया नेकलेस चाहिए और वह भी 15 मिनट के अंदर अंदर। प्लीज प्लीज कुछ भी करके मंगवा दीजिए ना, मैं इस तरह से सबके सामने आधी अधूरी सी जाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा ना, लोग क्या सोचेंगे। अर्जुन सिंह शेखावत की बीवी के पास एक नेकलेस भी नहीं है जो वो ऐसी खाली गला लेकर आए, और इसी के साथ चाहत 2-3 सब वाली इमोजी सेंड कर देती है। लेकिन अर्जुन, मोंटी, अक्षय और विक्रांत चारों ही आपस में इतनी ज्यादा बिजी थे कि अर्जुन अपने फोन पर ध्यान ही नहीं देता। सभी लोग बारात के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ चाहत का चेहरा उदास हो जाता है क्योंकि चाहत में अर्जुन से बड़ी उम्मीद के साथ अपनी ज्वेलरी लाने के लिए कहा था, लेकिन अर्जुन ने तो अपना फोन देखा ही नहीं था, तो उसे चाहत की डिमांड के बारे में कुछ पता ही नहीं था और चाहत को लग रहा था कि अर्जुन को उसकी कोई फिक्र नहीं है और ना ही उसे किसी बात का कोई फर्क पड़ता है। चाहत टूटे हुए नेकलेस को नहीं पहनती है, लेकिन उसके साथ के ईयररिंग्स और मांग टीका को पहन लेती है और इतने में ही चाहत बहुत खूबसूरत लग रही थी। चाहत ने अपने गले में सिर्फ अर्जुन के नाम का मंगलसूत्र पहना हुआ था, लेकिन फिर भी चाहत की खूबसूरती में कोई भी कमी नहीं आई थी। इतने में ही चाहत बहुत खूबसूरत लग रही थी। पिंक और ग्रीन कलर का बनारसी लहंगा चाहत पर बहुत ही प्यारा लग रहा था। जब सभी लोग तैयार होकर नीचे आते हैं तो दिव्यंका मित्तल चाहत को कहती है, चाहत बहू, तुम्हारा देवर आज घोड़ी चढ़ने जा रहा है। घोड़ी चढ़ने से पहले तुम्हें अपने देवर का तिलक करना होगा और घोड़ी को चैन खिलाने होंगे। दिव्यंका मित्तल एक आरती की थाल चाहत के हाथ में रख देती है और चाहत मुस्कुराते हुए राजवीर का तिलक करती है और उसके बाद दिव्यंका मित्तल एक बड़ी सी थल में कुछ चने और गुड़ को एक साथ मिक्स करके चाहत को देते हुए कहती है, लो अब इसे घोड़ी को खिला दो। चाहत को घोड़ी के पास जाने में बहुत डर लग रहा था क्योंकि घोड़ी बार बार बहुत ज्यादा हिल रही थी, लेकिन चाहत को चना और गुड़ तो घोड़े को खिलाना ही था। इसीलिए चाहत डरते हुए अपने कदम आगे बढ़ती है और डरते हुए ही घोड़ी को चना और गुड़ खिलाने लगती है। लेकिन इस टाइम पर घोड़ी एक जोर से हींचते हुए थोड़ी ऊपर की तरफ उछाल जाती है, जिससे चाहत बहुत ज्यादा डर जाती है और चाहत के हाथों से थल छूट जाता है और चाहत पीछे की तरफ गिरने लगती है। लेकिन तभी कोई चाहत को उसकी कमर से पकड़कर थाम लेता है। चाहत में गिरने के डर से अपनी आंखें बंद कर ली थी, लेकिन जब चाहत को अपनी कमर पर किसी के हाथ महसूस होते हैं तो चाहत एकदम से आंखें खोलकर सामने देखने लगी है, तो उसके सामने 40 साल का आदमी था जिसने अपने चेहरे पर बड़ी बड़ी मूछें रखी हुई थी। उसने पठानी सूट पहना हुआ था और अपने सर पर पगड़ी लगा रखी थी। दिखाने में बिल्कुल ठाकुरों जैसा लग रहा था। किसी अनजान आदमी को देखकर चाहत एकदम से उससे अलग हो जाती है, लेकिन वह आदमी अजीब नजरों से चाहत को ऊपर से नीचे तक देखने लगता है, जैसे अपनी आंखों से ही चाहत को ऊपर से लेकर नीचे तक स्कैन कर रहा था। तभी एक 35 साल की औरत उसे आदमी के पास आते हुए कहती है, अरे आप आ गए, मैं तो कब से आपका इंतजार कर रही थी। मैंने आपको कितना फोन भी किया, लेकिन आपका फोन लग ही नहीं रहा था और जब लग रहा था तो आप फोन नहीं उठा रहे थे। मैं तो सोच रही थी कि बारात ना निकल जाए और आप आए ही नहीं। 35 वर्षीय औरत दिव्यंका मित्तल की सबसे बड़ी बेटी थी और जिस शख्स से इस वक्त उनकी बेटी बात कर रही थी वह उनके पति रविकांत साहा और दिव्यंका मित्तल की बड़ी बेटी का नाम पूजा था। रविकांत पूजा की बातों को इग्नोर करते हुए चाहत को देखते हुए ही अपनी मूंछों को तब देता है और बड़े ही घमंड से कहता है, हमारे बगैर बारात कैसे जा सकती थी जब तक हम नहीं कहेंगे। बारात से एक आदमी भी हिलेगा नहीं। आखिर हम इस घर के दामाद हैं और दामाद की इज्जत पहले की जाती है। दामाद के बगैर बारात कैसे जा सकती थी। वैसे यह कौन है? मोहतरमा, इन्हें तो हम पहली बार देख रहे हैं। हम तुम्हारे सभी रिश्तेदारों को जानते हैं,
लेकिन इन मोहतरमा से तो आज से पहले हमारी मुलाकात नहीं हुई। चाहत को देखकर पूजा मुस्कुराते हुए कहती है, ये तो अर्जुन की पत्नी है। अर्जुन मेरे मामा जी का लड़का, आपको तो याद ही होगा ना, देहरादून वाले मामा जी जो हैं, उनका बेटा, सबसे बड़ा बेटा अर्जुन, उसकी पत्नी चाहत। पूजा की बात सुनकर रविकांत चाहत को अपनी गहरी नजरों से देखते हुए कहता है, अच्छा तो ये हमारे साले साहब की पत्नी है, यानी कि हमारी सालज लगते हैं। इनसे तो हमारा मजाक किया रिश्ता बनता है। चलिए अच्छी बात है, हम तो यहाँ आने से पहले सोच रहे थे कि बारात में हम जा तो रहे हैं, लेकिन हमारा मन नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमारे मन को बहला सके। लेकिन अब अपनी सालज को देखकर बारात का सफर काफी अच्छा कटेगा। रविकांत की नजरें चाहत को बहुत ही ज्यादा अजीब लग रही थी। इसीलिए चाहत कभी अपने बालों को ठीक कर रही थी तो कभी अपने दुपट्टे को सही कर रही थी, और अब चाहत की नजरें आसपास अर्जुन को ढूंढने लगी थी। लेकिन चाहत को अर्जुन कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। चाहत वहां पर बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करने लगती है। इसीलिए चाहत वहां से निकालकर रिंकी और सिमी के पास आ जाती है। और फिर थोड़ी ही देर बाद बारात को बहुत ही धूमधाम से निकाला जाता है। सभी लोग बारात निकलते हुए बहुत एंजॉय कर रहे थे। आसपास के घर वाले सभी अपनी चौक पर खड़े होकर बारात को निकलते हुए देख रहे थे। बारात बहुत ही शाही तरीके से निकल जा रही थी। लेकिन जब बारात निकल रही थी तो बहुत ही ज्यादा भीड़ हो गई थी, और इसीलिए सभी लोग आपस में एक दूसरे से चिपक कर चल रहे थे। और इस बात से अर्जुन, विक्रांत, मोंटी और अक्षय चारों ही बहुत ज्यादा इरिटेट हो रहे थे। और तभी अर्जुन, मोंटी और अक्षय की नजर रिंकी, चाहत और सिमी पर जाती है। उन तीनों को देखकर तो जैसे उनके अंदर जलन की आग जलने लगती है। घुड़चढ़ी हो रही थी तो कुछ लोग घोड़ी के आगे चल रहे थे और कुछ लोग घोड़ी के पीछे चल रहे थे। विक्रांत, अक्षय, अर्जुन और मोंटी चारों ही सबसे पीछे चल रहे थे क्योंकि उन्हें भीड़ में बिल्कुल नहीं जाना था। भीड़ को देखकर वैसे भी चारों बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो रहे थे। लेकिन तभी चारों की नजर सिमी, रिंकी और चाहत पर पड़ती है, जो कि बारात में थोड़ा आगे निकल चुकी थी और घोड़ी से आगे थी। भीड़ होने की वजह से लोग आपस में टकरा रहे थे और कुछ लोग इसी बात का फायदा भी उठा रहे थे, और ऐसा ही कुछ चाहत, सिमी, रिंकी के साथ भी हो रहा था। भीड़ होने की वजह से लोग जानबूझकर चाहत, सिमी और रिंकी से टकरा रहे थे, और यह बात दूर खड़े मोंटी, अक्षय और अर्जुन देख रहे थे। तभी तीनों को गुस्सा आता है और तीनों भीड़ को हटाते हुए सिमी, रिंकी और चाहत की तरफ बढ़ जाते हैं। भीड़ की वजह से तीनों ही बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल भी हो रही थी और साइड से निकलने का रास्ता ढूंढ रही थी। लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा थी कि तीनों ही भीड़ से निकल नहीं पा रही थी। रिंकी ने जब ग्रीन कलर की बहुत ही खूबसूरत साड़ी पहनी थी, जिसमें रिंकी बहुत ही प्यारी लग रही थी, और दूसरी तरफ सिमी ने भी आज डार्क ब्लू कलर की साड़ी पहनी थी, जिसमें सिमी भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। तीनों ही लड़कियां पूरी बारात में सबसे अलग और सबसे खूबसूरत लग रही थी। तीनों ही साइड से निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी उनके आसपास कुछ बारात में शामिल हुए लड़के आ जाते हैं, जिनकी नज़र कब से तीनों पर ही थी और अभी तीनों अकेली थी। तो इस बात का फायदा उठाने के लिए तीनों ही भीड़ को पार करते हुए उनके पास आ गए थे। और तभी एक लड़का दूसरे लड़के को कुछ इशारा करता है, तो दूसरा लड़का थोड़ी ही देर में जानबूझकर पहले वाले लड़के को धक्का दे देता है, जिससे वह लड़का चाहत के ऊपर गिरने ही वाला था कि तभी वहां पर कोई आ जाता है और चाहत के सामने आकर खड़ा हो जाता है, जिससे वो लड़का चाहत के ऊपर गिरने की जगह अर्जुन की पीठ से टकरा जाता है। और धक्का लगने की वजह से अर्जुन चाहत से टकरा जाता है, लेकिन अर्जुन खुद को संभाल लेता है और चाहत की कमर में हाथ डालकर चाहत को भी खुद से चिपक लेता है। और अब वही लड़का जब चाहत को किसी और की बाहों में देखा है तो चुपके से साइड हो जाता है और रिंकी पर यही ट्रिक आजमाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वहां पर भी मोंटी आ जाता है और रिंकी का हाथ पकड़कर उसे अपने करीब कर लेता है। सिमी जब रिंकी को मोंटी के पास और चाहत को अर्जुन के पास से देखती है तो उन दोनों को देखकर सिमी को बहुत अच्छा लगता है और सिमी अब उन दोनों से अलग होकर जाने लगती है। लेकिन तभी सिमी को भी अपनी कमर पर किसी का हाथ महसूस होता है और जैसे ही सिमी नजर घुमाकर देखती है तो उसके पीछे अक्षय खड़ा था।
अपनी कमर पर अक्षय के हाथ महसूस करके सिम्मी की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाते हैं, क्योंकि पहली बार अक्षय सिम्मी कितने करीब आ रहा था और सिम्मी को अपने पेट पर अक्षय के हाथ महसूस हो रहे थे। पहली बार किसी ने सिम्मी को इस तरह से छुआ था, इसलिए सिम्मी के गूसेबम्स और इस बात को अक्षय भी महसूस करता है। अक्षय धीरे से सिम्मी के कान के पास आकर कहता है, इस तरह से देखना बंद करो वरना तुम्हारी पहली किस मैं यहीं पर सबके सामने चुरा लूंगा। अक्षय की बातों से सिम्मी जैसे किसी सदमे से बाहर आती है और अपनी नजरें आसपास घूमते हुए अपने बालों में हाथ घूमने लगते हैं और अपने चेहरे को नीचे झुका लेती है, जिससे साफ जाहिर हो रहा था कि सिम्मी इस वक्त शर्मा रही थी और सिम्मी की इस अदा पर अक्षय को बड़ा प्यार आता है। लेकिन फिलहाल अक्षय अर्जुन और मोंटी का पहला काम था तीनों को भीड़ से अलग करने का, तो इसीलिए तीनों सबसे पहले रिंकी, चाहत और सिम्मी को भीड़ से अलग कर देते हैं और अपने साथ अपने पीछे ले आते हैं। और सभी चाहत अपना हाथ अर्जुन के हाथों से छुड़ाते हुए कहती है, हमें सबके साथ रहना था, हमें बारात देखनी थी और आप हमें यहाँ सबसे पीछे ले आए। अब यहाँ पीछे से हम बारात कैसे देखेंगे, हम कैसे एंजॉय करेंगे। चाहत की बात पर अर्जुन चाहत की कलाई को पकड़कर उसकी कमर से लगा देता है और चाहत को अपने करीब करते हुए गुस्से में कहता है, बारात देखनी है तुम्हें तो यहीं से देखो, यहां से भी दिखाई दे जाएगी। भीड़ दिखाई दे रही है, वहां पर न जाने कैसे कैसे लोग आसपास घूम रहे हैं और तुम उन सबके बीच में खड़ी होकर बारात देखना चाहती थी। और कुछ घटिया लोगों को भीड़ का फायदा उठाना बहुत अच्छे से आता है, लेकिन अर्जुन सिंह शेखावत की बीवी का कोई फायदा उठा। यह अर्जुन सिंह शेखावत को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, इसीलिए अब तुम यहीं रहोगी मेरे पास और मेरे साथ एक पल के लिए भी मुझसे दूर मत होना, समझी तुम। अर्जुन की आवाज में गुस्सा साफ झलक रहा था, इसीलिए चाहत बस अपनी गर्दन हाँ मैं हिला देती है। उसके बाद अक्षय, विक्रांत, अर्जुन और मोंटी, रिंकी, चाहत और सिमी सभी लोग अलग अलग गाड़ी में जाकर बैठ जाते हैं। अर्जुन की आवाज में गुस्सा साफ झलक रहा था, इसीलिए चाहत बस अपनी गर्दन हाँ मैं हिला देती है। उसके बाद अक्षय, विक्रांत, अर्जुन और मोंटी, रिंकी, चाहत और सिमी सभी लोग अलग अलग गाड़ी में जाकर बैठ जाते हैं। अक्षय ने सिमी को अपने साथ अपनी गाड़ी में बैठा लिया था और उसी के साथ विक्रांत भी था। मोंटी और रिंकी अलग कार में थे और अर्जुन और चाहत अलग गाड़ी में थे, यानी कि तीनों लड़कियां अलग अलग हो चुकी थी और इस बात से उनका मूड और भी ज्यादा खराब हो गया था। और फिर सभी लोग सीधा वेडिंग की डेस्टिनेशन के लिए निकल जाते हैं। चाहत वैसे तो पूरी बारात को एंजॉय करना चाहती थी, लेकिन जिस हिसाब से भीड़ थी और चाहत उसे भीड़ में बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, इसीलिए चाहत अर्जुन से कुछ नहीं कहती और चुपचाप अर्जुन के साथ चली जाती है। चाहत खिड़की से बाहर देख रही थी और अर्जुन गाड़ी चला रहा था और तभी चाहत को एक झटका लगता है, क्योंकि अर्जुन गाड़ी को एक बहुत बड़े ज्वेलरी शोरूम के सामने रोक देता है। अर्जुन चाहत से कुछ नहीं कहता और अपनी सीट बेल्ट निकालकर गाड़ी से बाहर निकल जाता है और चाहत की तरफ जाकर चाहत की साइड का दरवाजा खोलते हुए चाहत से कहता है, बाहर आओ। चाहत को अजीब तो लगता है, लेकिन चाहत फिर भी अर्जुन से कुछ नहीं कहती और चुपचाप बाहर आ जाती है। अर्जुन चाहत का हाथ पकड़ता है और चाहत को शोरूम के अंदर ले जाता है। जब चाहत शोरूम को देखते हैं तो चाहत के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, क्योंकि चाहत समझ गई थी अर्जुन उसे यहाँ पर क्यों लेकर आया है। अर्जुन की पर्सनैलिटी इतनी दमदार थी, कोई भी अर्जुन को देखकर समझ जाता था कि अर्जुन कोई मामूली इंसान नहीं है। और वहाँ पर भी अर्जुन की पर्सनालिटी को देखकर शोरूम में काम कर रहे सेल्स गर्ल्स और बॉयज दोनों ही अर्जुन की पर्सनालिटी से अट्रैक्ट हो जाते हैं। और अर्जुन इतना स्मार्ट था कि लड़कियां बस एक नज़र में ही अर्जुन पर फिदा हो जाती थी। अर्जुन शोरूम में चारों तरफ देख ही रहा था कि तभी एक लड़की बड़ी ही अदा से चलते हुए अपने बालों को कान के पीछे करते हुए अर्जुन के सामने आती है और मुस्कुराते हुए कहती है, हेलो सर, मे आई हेल्प यू। अर्जुन लड़की को देखकर अपनी दमदार आवाज में कहता है, यस, शो मी द मोस्ट एक्सपेंसिव एंड मोस्ट ब्यूटिफुल नेकलेस इन योर शोरूम दैट सूट्स माई वाइफ्स पर्सनैलिटी। हाँ,
आपके शोरूम का सबसे कीमती और सबसे खूबसूरत हार दिखाइए जो मेरी बीवी की पर्सनालिटी को सूट करें। अर्जुन की बात सुनकर लड़की के चेहरे की स्माइल एक पल के लिए गायब हो जाती है, लेकिन लड़की जल्दी से अपनी स्माइल को वापस लाते हुए चाहत को देखकर मुस्कुराती है और उसके सामने सर झुकाकर उसे अपने हाथ से रास्ता बताते हुए अपने साथ आने के लिए कहती है। चाहत एक कुर्सी पर बैठी हुई थी और चाहत के सामने एक से बढ़कर एक खूबसूरत हार रखे हुए थे जो कि उसे शोरूम के वन पीस थे। उनके अलावा उनके जैसा पीस पूरी झांसी में किसी पर भी नहीं मिल सकता था। अपने सामने इतने सारे और इतनी खूबसूरत नेकलेस को देखकर चाहत बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गई थी। चाहत को समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा नेकलेस लिया जाए। सेल्स गर्ल्स चाहत की मदद करने के लिए एक एक नेकलेस को चाहत के गले पर लगाकर दिख रही थी। चाहत को सभी नेकलेस पसंद आ रहे थे, लेकिन फिलहाल चाहत को कौन सा नेकलेस चाहिए यह चाहत डिसाइड नहीं कर पा रही थी। अर्जुन जो काफी देर से चाहत को ही देख रहा था, लेकिन चाहत का ध्यान सिर्फ नेकलेस देखने पर था। अर्जुन समझ गया था कि चाहत कंफ्यूज हो गई है, इसलिए अर्जुन चाहत के पास आता है और उन सभी नेकलेस में से एक नेकलेस को उठाकर चाहत के गले में पहना देता है और फिर उसके साथ के ईयररिंग्स भी चाहत को पहरा देता है। चाहत जब नेकलेस को आईने में देखती है तो देखते रह जाती है, क्योंकि नेकलेस बाकी बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा था और अब चाहत को ऐसा लग रहा था कि अब तक उसकी नज़र इस नेकलेस पर क्यों नहीं गई थी, लेकिन जो भी थी अर्जुन की पसंद थी, बहुत ही खूबसूरत। चाहत के पास ही एक सेल्स बॉयज भी खड़ा था जो चाहत को ही देख रहा था। चाहत के गले में उसे खूबसूरत नेकलेस को देखकर लड़का चाहत से कहता है, वैसे तो मैम आप जो भी नेकलेस ट्राई कर रही थी, आप सभी में बहुत खूबसूरत लग रही थी क्योंकि आप बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन यह नेकलेस आप पर बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। लड़का चाहत को देख ही रहा था कि तभी उसे लड़के को अपने आसपास का माहौल एकदम ठंडा सा महसूस होने लगता है और लड़के को अपने ऊपर किसी की जलती हुई निगाहें महसूस होती हैं। लड़का जब अपनी नज़र घुमाकर देखता है तो अर्जुन अपनी शर्द निगाहों से उसे ही देख रहा था और अर्जुन को देखकर लड़के की हालत डर से खराब हो जाती है और लड़का जल्दी से अपनी गर्दन नीचे झुका लेता है। चाहत नेकलेस को देख रही थी, इसीलिए चाहत का ध्यान किसी और चीज पर था ही नहीं। तभी चाहत अर्जुन की तरफ घूम जाती है और अर्जुन को अपना नेकलेस दिखाते हुए खुशी से कहती है, यह नेकलेस मुझे बहुत पसंद आया, आज के लिए तो मैं इसी को ही पहनूंगी, लेकिन मुझे ना यह वाले नेकलेस भी बहुत पसंद आए हैं, क्या हम इन्हें भी खरीद सकते हैं? चाहत के चेहरे की हंसी को देखकर अर्जुन को पता नहीं क्यों लेकिन अपने दिल में बहुत ही सुकून महसूस होता है और अर्जुन बस अपनी पलकों को झपक कर हाँ में इशारा कर देता है और फिर उसे सेल्समैन की तरफ देखते हुए अपनी कड़क आवाज में कहता है, सभी नेकलेस को पैक करो और उनका बिल बनवाओ। अर्जुन की बात सुनकर चाहत खुशी में उछल पड़ती है और सबके सामने ही अर्जुन के गले लग जाती है। अर्जुन इसके लिए तैयार नहीं था, लेकिन फिर भी अर्जुन को ऐसे सबके सामने चाहत का गले लगा बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जल्द ही चाहत को रिलीज होता है कि अभी अभी चाहत में खुशी में क्या कर दिया और चाहत जल्दी से अर्जुन से अलग हो जाती है और अब चाहत को भी बहुत शर्म आ रही थी क्योंकि आसपास के लोग चाहत और अर्जुन को ही देख रहे थे। कुछ देर बाद सभी लोग शादी की डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। झांसी का सबसे खूबसूरत और सबसे लग्जरियस मैरिज हॉल शादी के लिए बुक किया गया था। मैरिज हॉल को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था और बारात का स्वागत भी बहुत ही धूमधाम से किया गया था। जयमाला के लिए लड़का और लड़की इस वक्त बहुत ही ऊंची सी बनी स्टेज पर अपने हाथों में माला लेकर खड़े थे और सभी लोग अपने हाथों में फोन लेकर उनकी वीडियो बना रहे थे। अर्जुन, सिम्मी, विक्रांत, अक्षय, रिंकी, मोंटी भी सभी लोग एक साइड में खड़े होकर देख रहे थे। लड़का और लड़की एक दूसरे को माला पहनते हैं और उनके ऊपर फूलों की वर्षा होने लगती है। जयमाला हो चुकी थी, सभी लोग अब खाने की तरफ बढ़ रहे थे। बहुत ही बड़ा ग्राउंड था जिसमें खाने का अरेंजमेंट किया गया था। एक बड़ा सा गोल टेबल था और उसके चारों तरफ कुर्सियां लगी हुई थी और वाटर आसपास सभी को खाना सर्वे कर रहे थे और पूरे मैदान में ऐसे बहुत सारे टेबल लगाए हुए थे। एक टेबल पर अर्जुन, चाहत, विक्रांत, सिम्मी,
अक्षय, मोंटी और रिंकी सभी लोग बैठे हुए थे और सभी लोग खाना खा रहे हैं कि तभी वहां पर रविकांत अपने हाथ में खाने की प्लेट लेकर चाहत के पास आता है। रविकांत ने इस वक्त बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी और शराब के नशे में रविकांत चाहत के पास आकर चाहत के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, ये क्या बात हुई? हमारे साले साहब की धर्मपत्नी जी घर के दामाद अभी तक खाना नहीं खाया है और आप लड़की की भाभी होने के नाते हमारी खातिरदारी नहीं कर रही हैं। अरे आपको तो हमारी खातिरदारी करने के लिए आगे पीछे घूमना चाहिए। तुम्हारे बहनोई और इस घर के दामाद हैं। हमारी खातिरदारी करना तुम्हारा फर्ज बनता है। रविकांत का हाथ जब अर्जुन ने चाहत के कंधे पर देखा था तो अर्जुन का गुस्सा साथ सातवें आसमान पर पहुंच गया था। अर्जुन ने अपने हाथों की मुट्ठी बना ली थी और अब तक अर्जुन रविकांत का मुंह तोड़ चुका होता, लेकिन एक तरफ से अक्षय ने अर्जुन का हाथ पकड़ रखा था तो दूसरी तरफ से चाहत में अर्जुन का हाथ पकड़ लिया था। और तभी विक्रांत अपनी जगह से खड़ा होता है और चाहत के कंधे से रविकांत का हाथ हटाते हुए रविकांत को थोड़ा पीछे करता है और रविकांत से कहता है, हम जानते हैं आप इस घर के दामाद हैं और हमारा फर्ज बनता है कि हम आपकी खातिरदारी करें। बताइए क्या खाना पसंद करेंगे आप?